हेलो फ्रेंड्स, हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा 12 सर्विस पैकेजेस में सीएचओ इंडक्शन में सीएचओ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 सर्विस पैकेज के ऊपर हमने एक्स्ट्रा जो 48 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं उसके ऊपर पार्ट 11 वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 से लेके 10 तक चेक पॉइंट, टोटल 5 चेक पॉइंट फिर डिस्कस करेंगे हम पार्ट 12 वीडियो में। तो जब हम पहले 7 सर्विस पैकेज के लिए अप्लाई करते थे तो सीएचओ इंडक्शन में सीएचओ से 191 क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब हम 12 सर्विस पैकेजेस के लिए एनक्वास के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सीएचओ से 48 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं 191 क्वेश्चन के अलावा। तो जो 48 क्वेश्चन होते हैं उसकी 5 क्वेश्चन की वीडियो मैंने बनाई थी पार्ट 11 वीडियो। आज मैं आपको बना रहा हूँ पार्ट 12 वीडियो, जिसमें हम 5 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 12 वीडियो सीएचओ इंडक्शन 12 सर्विस पैकेजेस के ऊपर। तो इसमें जो हमारा जो 6 नंबर का जो चेक पॉइंट होता है वो देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल सर्विस फॉर ओरल हेल्थ कंडीशन। अभी सबसे पहले तो उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है हमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओरल की, कोई ओरल हेल्थ कंडीशन की, और जो जिस पेशेंट को रेफर करने की जरूरत है उनको रेफर करना होता है। तो इसमें पहले देखना होता है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड जॉस मेलोक्लूजन। मेलोक्लूजन में बेसिकली होता क्या है, जब दांत जो है ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब मुंह बंद किया जाता है तो दोनों दांत आपस में नहीं मिलते, सही से जबड़ा नहीं मिल पाता, उसको बोलते हैं मेलोक्लूजन। इसमें क्या होता है, इसमें खाना खाने में दिक्कत होती है, खाना चबाने में दिक्कत होती है। ये कंडीशन या तो जेनेटिक होती है या फिर ये कंडीशन किसी फेशियल इंजरी की वजह से हो जाती है। या तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होती है या फिर कोई फेशियल इंजरी हो गई या फिर जॉइंट टूथ साइज डिस्क्रिपेंसीज हो गई, तो तब भी ये कंडीशन हो जाती है मेलक्लूजन। तो इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको ऑर्थोडेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं सीएचसी पे अवेलेबल है तो वहाँ भेजना है। अगर डिस्ट्रिक्ट पे आपके अवेलेबल है तो डिस्ट्रिक्ट पे भेजना है। जहाँ भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वहाँ पे रेफर करना होता है। वो फिर उनके ब्रेसेस लगाते हैं, स्पेसर्स लगाते हैं, इस तरह से उनको ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगला आता है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस में होता है क्या है, जो फ्लोराइड होता है अगर ये कम मात्रा में लिया जा रहा है तो दांतों के लिए अच्छा होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा ली जा रही है तो फ्लोराइड के कारण जो दांत होते हैं, दांतों का पैचेस हो जाते हैं, उसके ऊपर व्हाइट पैच हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा फ्लोराइड फ्लोराइड है तो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इसमें भी पेशेंट को रेफर किया जाता है डेंटिस्ट के पास। अगर सीएससी पे अवेलेबल है वहाँ भेजना होता है, डिस्ट्रिक्ट पे भेजना होता है। और फिर जो डेंटिस्ट होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, टीथ व्हाइटनिंग करते हैं, माइक्रो एब्रेशन करते हैं और डेंटल क्राउन करते हैं उनका ना। तो ऐसे जो जैसे डेंटल फ्लोरोसिस है ऐसे पेशेंट को भी रेफर करना होता है हायर सेंटर। फिर इसके बाद आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप में बेसिकली होता क्या है, ये बर्थ कंडीशन होती है, बाय बर्थ ही होता है। इसमें सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। जब बच्चा 9 महीने से लेकर 15 महीने के बीच का होता है तब उनको सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। और अगर किसी बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजना होता है। ये ट्रीटमेंट होता है क्लेफ्ट पैलेट का। इसके बाद आता है एबनॉर्मल ग्रोथ। कोई मुंह के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कोई व्हाइट पैचेस तो नहीं हो रहे, कोई अल्सर तो नहीं हो रहे, तो उसमें चेक करना होता है। कोई ल्यूकोप्लेकिया तो नहीं है। तो अगर ऐसे व्हाइट पैचेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, तो इन पेशेंट को रेफर करना होता है हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 7 नंबर, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस अंडर ओरल हेल्थ। प्रिवेंटिव में अवेयरनेस जनरेशन की जाती है कि कैसे बचा जाए कि मुंह मतलब मुंह बिल्कुल साफ रहे, दांत बिल्कुल सही रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरल हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन ओरल डिसीज थ्रू डाइटरी एडवाइस एंड टोबैको सेसेशन। इसमें अवेयरनेस करते हैं कि मुंह मुंह को साफ रखना है, ओरल ओरल केयर करनी है। इसमें 2 बार ब्रश करना होता है, बताना होता है, ये बताना होता है कि दांतों में कोई भी गंदगी ना लगी रहे, जैसे प्लेक वगैरह, जिससे डेंटल कैविटी होती है, साफ सफाई के लिए बोला जाता है। जो टूथपेस्ट यूज करें उसमें फ्लोराइड हो, जिससे दांत सही रहते हैं। और रेगुलर डेंटल चेकअप कराना होता है, जिससे दांत अच्छे रहते हैं। और फ्लोराइड में एक चीज और देखने की है, फ्लोराइड कम मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में फिर वो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा, वो नुकसान देगा। और जो शुगर वाले, जैसे ज्यादा शुगर वाली जो चीजें हैं, जो खाना है वो मना किया जाता है खाने के लिए। बहुत कम मात्रा में खाए, बहुत ज्यादा ना खाए, उससे दांतों को नुकसान होता है। और टोबैको छोड़ने के लिए, टोबैको सेसेशन के लिए 5A अप्रोच समझाई जाती है। 5A अप्रोच में होता है आस्क, एडवाइस, असिस्ट, असिस्ट और अरेंज। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 5A अप्रोच के ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में वीडियो है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है
8 8 नंबर का एबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर एल्डरली केयर। अब इसमें जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जनरल अवेयरनेस बताई जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल जो एल्डरली होते हैं उनको बताया जाता है कि खूब फल खाए, खूब सब्जियां खाए, हरी सब्जियां खाए, मोटे अनाज खाए और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, चलना फिरना रखे, बिल्कुल एक जगह ना बैठे, उससे वो भी नुकसानदायक होता है। और अच्छे से नींद पूरी करें, अच्छे से पानी पिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराए, जैसे बीपी चेक कराते रहें और शुगर चेक कराते रहें और जो है सोशली एंगेज रहे। अपनी जैसे कोई जो जो फ्रेंड सर्किल है उसको मेंटेन करके रखिए, गाँव में जैसे है, तो उससे थोड़ा-सा ना सभी जो एल्डरली होते हैं उनको अच्छा लगता है। और खाने-पीने में जो है रिड्यूस हाई फैट कम खाएँ, सोडियम नमक कम खाएँ, शुगर कम खाएँ, तो ये सब चीज़ें बतानी होती है। और विटामिन सी ज़्यादा लें, विटामिन बी12 लें और विटामिन डी3 लें और कैल्शियम लेते रहें। ये सब चीज़ें बतानी होती है जो एल्डरली केयर में सब चीज़ें बतानी होती है। जो 60 प्लस लोग होते हैं और टेंशन से बचने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, डीप ब्रीथिंग करें और नेचर में अपना समय ज़्यादा बिताएँ और जो है स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, जिससे हेल्थ अच्छी रहे, कोई लीवर की डिसीज़ ना हो और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहें। इसके बाद इसमें आता है एबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर एल्डरली केयर में आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर एल्डरली एंड प्रोमोटिव एक्टिविटी हेल्दी एजिंग। इसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, एक होती है पीएम एसवाईएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। इसमें बेनिफिशियरी को जो 60 प्लस होते हैं 3,000 पर मंथ मिलते हैं। और एक स्कीम होती है अटल पेंशन योजना, ये वर्कर्स के लिए होती है। और एक स्कीम होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें बतानी होती है जो एल्डरली लोग होते हैं गाँव के। इसके बाद आता है इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर एल्डरली एंड प्रोडक्टिव एक्टिव। इसके बाद आता है हेल्दी एजिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड एलिमेंट्स। जो एज रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, एज उम्र के साथ क्या-क्या बीमारी हो सकती है, जैसे बीपी हो सकता है, दिल की तकलीफ हो सकती है, शुगर हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और सीओपीडी और डिप्रेशन हो सकता है। तो उनको बताया जाता है जो एल्डरली होते हैं बार-बार आके बीपी चेक कराते रहे, शुगर चेक कराते रहे और कोई भी अगर डिप्रेशन है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आगे बताना होता है। फिर हम उनको रेफर करते हैं, तो टेलीकंसल्टेशन करते हैं स्पेशलिस्ट से मेडिसिन बताने के लिए या पेशेंट को रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिससे उनको सही से दवाई मिल जाए और उनका सही टाइम पे इलाज हो जाए सभी का। इसके बाद आता है एलिमेंट इंक्रीज सपोर्टिव एनवायरनमेंट इन फैमिलीज़। जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट फैमिली में क्रिएट करना होता है, फैमिली वाले के लोगों को बताया जाता है इन सबसे जो एल्डरली लोग होते हैं अच्छे से बातचीत करें, सबका ध्यान रखें। और इसके बाद आता है मैपिंग ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। मैपिंग जो करते हैं हमारी आशा बहन जी करती है, गाँव में कितने एल्डरली है, कितने 60 प्लस है, कितने बेड रिडन पेशेंट है, कितने पैलिएटिव है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने 30 प्लस है, जो सीबेक फॉर्म जिसका भरा जाता है। इसके बाद कंप्रेहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट बाय प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होती है वो जो गाँव में जो कमज़ोर ओल्ड एज की जो पब्लिक है, उनकी क्या करती है वो मेडिकल और साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम को ठीक करती है। जो कंप्रेहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट किया जाता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होती है, वो सभी गाँव के जो ओल्ड एज की जो पब्लिक होती है, उनके सबका साइकोलॉजिकल, सोशल प्रॉब्लम और मेडिकल प्रॉब्लम को ठीक करती है। और जैसे उनकी कोई विज़न विज़न में प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत है और सुनने में दिक्कत है, विज़न चेकअप होता है उससे स्नेल चार्ट से और नियर विज़न चार्ट से। सुनने में दिक्कत आ रही तो उनको पेशेंट को रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सीएचसी में रेफर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है और उनको बताया जाता है 5 मूवमेंट ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में सारा बताया जाता है। इसके बाद आती है डोमिसिलरी विज़िट टू बेड रिडन पेशेंट। अब जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो ठीक से चल नहीं पाते, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर किसी को फ़ालिज पड़ गया, पैरालिसिस हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया, तो उनको उनके घर विज़िट की जाती है। हमारी एएनएम बहन जी करती है, आशा भी करती है, एमपीडब्ल्यू भी करते हैं और हमारे सीएचओ भी करते हैं। तो होम विज़िट करके उनको बताया जाता है कि इनकी साफ-सफाई रखें, इन्हें सही से नहलाएँ और बेडशीट चेंज करते रहें, कपड़े चेंज करते रहें इनके। और उनको बताया जाता है कि एक करवट से नहीं लेटाना, बार-बार करवट चेंज करनी होती है, जिससे बेड सोर ना डेवलप हो जाए। और सही से मेडिसिन के लिए बताया जाता है, सही से मेडिसिन देनी है।
और कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो फिजियोथेरेपी भी की जाती है, बताया जाता है कैसे सिकाई करनी होती है गर्म बॉटल से, वो सब चीज़ें भी बताई जाती है। जो हमारे सीएचओ होते हैं, एएनएम होती है, जो आशीष होती है, बहन जी होती है, वो सब बताते हैं गाँव में जाके, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, और बार-बार विज़िट की जाती है, जो उनको कंज्यूमेबल जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो उन्हें उनके घर पे ही प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 9 नंबर, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर पैलिएटिव केयर। इसमें आता है पॉपुलेशन एनुमरेशन। पॉपुलेशन एनुमरेशन मैंने आपको बताया था। पॉपुलेशन एनुमरेशन में बेसिकली जो गाँव की पॉपुलेशन होती है, उसका जो 37% जो पॉपुलेशन होती है, उसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन बोलते हैं। इसमें एनसीडी की पॉपुलेशन होती है, उनका सीबेक का फॉर्म भरा जाता है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट होती है, जो हमारी आशा बहन जी भरती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ केसेस रिक्वायरिंग पैलिएटिव केयर जो ठीक से चल फिर नहीं पाते, पैलिएटिव केयर असेसमेंट किया जाता है। होम विजिट फॉर साइको सोशल सपोर्ट एंड बेसिक नर्सिंग केयर की जाती है। ये मैंने आपको बताया था, उनकी होम विजिट की जाती है। हमारे सभी स्टाफ, सीएचओ भी, एएनएम बहन जी भी, आशा बहन जी भी, एमपीडब्ल्यू भी, जो गाँव के लोग होते हैं, उनके घर पे विजिट करते हैं, और जो पैलिएटिव पेशेंट है, जो बेड रिडन पेशेंट है, उनको सही से अच्छे से बात करते हैं। उनके घरवालों को भी समझाते हैं कि इन सबसे अच्छे से बात करो, जिससे इनको मतलब ये लोग मेंटली भी सही महसूस करें। और डिस्पेंसिंग ड्रग एंड कंज्यूमेबल एज़ पर रिक्वायरमेंट, उनको दवाई दी जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको घर पे ही प्रोवाइड की जाती है, जो सभी दवाइयाँ होती हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 10 नंबर, आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट और पार्ट 12 वीडियो का, 12 सर्विस पैकेजेस में, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर मेडिकल इमरजेंसी इंक्लूडिंग ट्रॉमा एंड बर्न। इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जो फर्स्ट एड है, छोटी-मोटी मेडिकल इमरजेंसी है, वो तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे ठीक कर ली जाती है, और जो इमरजेंसी थोड़ी बड़ी होती है, उनको फर्स्ट एड देके, स्टेबलाइज़ करके, उनको हायर सेंटर पे, सीएचसी पे, एडिशनल पीएचसी पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रेफर किया जाता है। जैसे कोई माइनर इंजरी है तो वहीं वहीं ठीक कर लीजिए, जैसे स्टिच लगाने हैं, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग करनी है, तो आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ठीक कर लीजिए। बड़ी कोई स्टिच की ज़रूरत है, बड़ा कोई कट लग गया तो उनको रेफर करना होता है। कोई एनिमल बाइट हो गया, जैसे साँप ने काट लिया या कुत्ते ने काट लिया, तो इसमें भी एनिमल बाइट में बेसिकली जैसे साँप ने काटा, जैसे पॉइज़नस देखना होता है, पॉइज़नस साँप है या फिर नॉन पॉइज़नस है। जैसे पॉइज़नस में कोबरा होता है, क्रेट होता है, वाइपर होता है, तो इसमें स्नेक वेनोम एंटी सीरम दिया जाता है, जो 5 वायल से लेके हम 20-25 वायल तक भी दे सकते हैं। ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। बहुत ज़्यादा अगर पॉइज़नस बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं, ज़हर ज़्यादा फैल रहा है, तो वायल 10 वायल भी लग सकती है, 15 वायल भी लग सकती है, 20 वायल भी लगती है, स्नेक वेनम एंटी सीरम की। और अगर डॉग बाइट है, डॉग बाइट में एआरवी दी जाती है। एआरवी की डोज़ होती है 0 डे, 3rd डे, 7 डे, 14 डे और 28 डे। जैसे मान लीजिए कुत्ते ने आज काटा, तो आज की 0 दिन हो गई, फिर तीसरे दिन वैक्सीन लगती है, फिर 7वें दिन लगती है, फिर 14वें दिन लगती है, फिर 28वें दिन लगती है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होता है एनिमल बाइट्स में। पॉइज़निंग, अगर पॉइज़निंग है तो उसमें गैस्ट्रिक लैवेज करना होता है। गैस्ट्रिक लैवेज अगर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए राइस ट्यूब डाल के, वरना फिर पेशेंट को रेफर करना होता है। और आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल भी अवेलेबल होना चाहिए अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। बर्न अगर है, बर्न को रूल ऑफ 9 के हिसाब से देखना होता है। अगर छोटा-मोटा बर्न है, तो आप वहीं पे ट्रीट कर दीजिए। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर सल्फाडाइज़िन होती है और जो ज़ाइलोकेन होता है, उनको मिक्स करके बर्न के ऊपर लगाना होता है। जिससे जो पेन होता है, जो पेन के जो रिसेप्टर होते हैं, उनमें पेन में आराम मिल जाता है बर्न में। और अगर ज़्यादा बर्न लग रहा है, तो पेशेंट को रेफर करना होता है सीएचसी पर या हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, साँस में दिक्कत है, तो उनको नेबुलाइज़ करना होता है, ऑक्सीजन लगा के रेफर करना होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी पे। कार्डियक अरेस्ट है, तो फर्स्ट एड देके रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी पर। फ्रैक्चर है, तो स्प्लिंट लगा के रेफर करना होता है सीएचसी पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिए, क्योंकि फ्रैक्चर में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल होते हैं। शॉक है, तो शॉक में भी पेशेंट को फर्स्ट एड देके रेफर करना होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चॉकिंग है, कोई मान लीजिए कोई चीज़ अटक गई खाते हुए, गले में अटक गई, तो चॉकिंग में एक होता है जिसको बोलते हैं हेमलिश मैनेवर। इसमें क्या होता है, पेट के नीचे से जहाँ पे स्टर्नम खत्म होता है, वहाँ से अच्छे से दोनों हाथ से पकड़ के कोई दूसरा व्यक्ति दबाता है, जिससे और अच्छे से दबा के जो उसमें जो फँसा हुआ होता है गले में, बाहर निकल जाता है, या फिर पीठ पे दबाई जाती है। और फिट्स है, अगर फिट्स हो रहे हैं तो उसमें एब्सोलिन देके फर्स्ट एड देके रेफर करते हैं हायर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। ड्रोनिंग है, कोई डूब गया तो उसको भी फर्स्ट एड देके उल्टा लेटा के पहले पानी निकालना होता है, फिर अगर सांस देने की जरूरत है, मुंह से सांस दी जाती है, फिर ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कोई हेमरेज है, कोई खून आ रहा है, तो तब भी फिर रेफर किया जाता है। कोई मान लीजिए हेमरेज है, पीपेज है, तो तब भी पेशेंट को रेफर किया जाता है हार्ट सेंटर।
फर्स्ट एड देके सेलुलाइटिस है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन है, कोई जेनिटो यूरिनरी कंडीशन है, कोई पेशाब में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा यूरिन का रिटेंशन हो गया, तो तब भी पेशेंट को रेफर करते हैं। अगर फोलिक एसिड डाल सकते हैं तो फोलिक एसिड डाल दीजिए, जिससे पेशेंट को आसानी मिल जाएगी, यूरिन सही से पास हो जाएगा, और फिर पेशेंट को रेफर करना होता है हेल्थ सेंटर। और आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर सिस्ट, अगर सिस्ट है तो सिस्ट को देख के पहले देखना होता है कि सिस्ट बनी है, लाइपोमा है, हेमोराइड्स है, हर्निया, हाइड्रोसील है, वेरिकोस वेन है, बेड अल्सर है और फाइमोसिस है। इनको आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद सर्जन के पास रेफर करना होता है। जैसे सिस्ट होती है, लाइपोमा एक चर्बी की गांठ होती है जो मूवेबल सी होती है, हल्की हल्की, इससे कोई नुकसान तो होता नहीं लाइपोमा से, लेकिन फिर भी एफएनएसी करानी होती है अगर ज़्यादा किसी को पेन वगैरह होता है। हेमोराइड्स हेमोराइड्स देखना होता है। हेमोराइड्स में बेसिकली होता क्या है, ये स्वेलन वेन हो जाती है लोवेस्ट पार्ट ऑफ रेक्टम एनस में, इसमें भी पेशेंट को रेफर करना होता है सर्जन के पास। और हर्निया होता है, हर्निया जैसे हियाटस हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है, तो ये चेक करके सर्जन के पास पेशेंट को रेफर करना होता है। हाइड्रोसील है, अगर स्वेलिंग आ रही है स्क्रोटम में तो तब भी ये चेक करके पेशेंट को रेफर करना होता है सर्जन के पास। वेरिकोस वेन है और बेड अल्सर अल्सर डेवलप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फाइमोसिस है, फाइमोसिस में पेशाब में प्रॉपर सही से पेशाब पास नहीं हो रहा है, फाइमोसिस होती है, परफ्यूज बढ़ जाती है, तो उसमें भी पेशेंट को रेफर करना होता है हेल्थ सेंटर। तो आज हमने डिस्कस करी टोटल 5 क्वेश्चन जो सीएचओ इंडक्शन में सीएचओ से पूछे जाते हैं 6 से लेकर 10 तक। पार्ट 13 वीडियो जल्दी बनेगी जिसमें हम 5 चेक पॉइंट और डिस्कस करेंगे 12 सर्विस पैकेज के ऊपर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।